तो आज डिस्कस करते हैं जावा को। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करके चलना होता है, जिसको कि हमें समझना होता है और उसके थ्रू ही हम अपने सभी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लाइक हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी है, हमें डीएस से करना है या फिर किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है, तो हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ ही हम प्रोसीड कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब मेन बात ये होती है कि हमने पिक किया था लास्ट टाइम जावा को, तो आज से इस वीडियो से हम जावा को स्टार्ट करने वाले हैं। जावा में हमें सबसे पहले आज जावा बेसिक्स को देखेंगे। मे बी कंप्लीट ना हो उसके, लेकिन काफ़ी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू ही हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं जावा कुछ बेसिक्स को। सो लेट्स गो टू स्क्रीन। तो आज के स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले देखते हैं एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द जावा। सो लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पहले से कि जावा इज़ a popular and powerful programming language created in 1995. Next thing, it is owned by Oracle and more than 3 billion devices on Java. तो जावा आजकल लगभग हर डिवाइसेस में यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। आप देखा होगा एंड्रॉइड ऐप ज़्यादातर जावा में बने होते हैं, आजकल तो कोटलिंग भी यूज़ हो रही है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हमारी होती है, वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब सर्वर से हम क्रिएट करते हैं और एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट करते हैं। गेम्स में जावा यूज़ होती है, डाटाबेस कनेक्शन में जावा यूज़ होती है और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे रेस्पबेरी पाई वगैरह में भी हम जावा का यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है कि हमें जावा की यूज़ करनी है क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकती है, विंडोज़, मैक, एंड्रॉइड, रेस्पबेरी पाई, सारी चीज़ों मतलब जावा यूज़ हो सकती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड and it has a large demand in the current job market. It is easy to learn and simple to use. It is open source and free. It is secure, fast and powerful. और has huge community support, tons of millions of developers. मतलब जावा का प्रॉन लैंग्वेज है, उसके डेवलपर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इसका सपोर्ट बहुत हैवी है। अब उसके बाद बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट है, मतलब हमें इसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का लॉजिक्स मिल जाता है, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी भी इनहेंस होती है और कोड समझने में भी हमें आसानी होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेटर वीडियोस में हम समझेंगे। आगे आते हैं कि ये C++ और C# से काफ़ी रिलेटेड इसके सिंटैक्सेस होते हैं, तो अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं C++ वगैरह से तो आपको ईजी पड़ेगी चीज़ें। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं जावा को समझते हैं डिटेल में, प्रोग्राम्स करके देखते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट द फिलोसफी, दिस इज़ अबाउट द रियल लॉजिक जो कि हम बिल्ड करने वाले हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अपने बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले, जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो कि है JVM, JRE और JDK। तो अभी इनको समझ लीजिए, यूज़ कहाँ होंगी वो लेटर वीडियोज़ में आप देख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले JVM क्या है। JVM में जावा वर्चुअल मशीन। जावा मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन है डेट एग्जीक्यूट्स बाइट कोड, मतलब हमारे पास डॉट क्लास नाम की जो फाइल बनती है जावा को एग्जीक्यूट करने के बाद, जावा को रन करने के बाद, उसको बाइट कोड में, मतलब उसके जो बाइट कोड होते हैं उसको समझ के और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम ये करती है। तो लोड्स डॉट क्लास फाइल यहाँ पर लिखा हुआ हमने, वेरीफाई बाइट कोड, कन्वर्ट बाइट कोड टू मशीन कोड, और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करती है और उसके अलावा हैंडल करती है थ्रेड्स और एक्सेप्शंस को। अब इसके की टिप्स क्या है? JVM डज नॉट नो जावा, मतलब इसको जावा नहीं आती, सीधी बात है। इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड बाइट कोड, मतलब हमारे पास जो जावा कोड लिखा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होकर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो JVM के थ्रू हमारे पास मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और हमारी मशीन हमारे कोड को समझती है। तो JVM जो है, कोटलिन, स्काला, ग्रूवी, और जो चीज़ें हैं सारी, ये सब JVM पे रन करती है। विदाउट JVM जावा इज़ यूजलेस। जावा यूजलेस है विदाउट JVM, क्योंकि जावा के कोड को हम रन नहीं कर पाएंगे हमारी मशीन के ऊपर। अब अगली चीज़ क्या आती है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? एवरीथिंग नीड टू रन जावा प्रोग्राम। हमें जो भी चीज़ चाहिए जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए वो होती है हमारे पास JRE। अब ये क्या कंटेन करती है? JVM को ऑलरेडी कंटेन करती है, मतलब हमारे पास JVM इसके अंदर ही होता है। ये कोड लाइब्रेरीज को कंटेन करती है, जैसे जावा डॉट लैंग की लाइब्रेरी, जावा डॉट यूटिलिटी लाइब्रेरीज जो हमारे पास होगी जावा के अंदर। सपोर्टिंग फाइल्स का, सब फाइल का सपोर्ट करती है। इट कैन नॉट डू, ये क्या नहीं कर सकती? ये कंपाइल नहीं करती कोड को, और ना ही ये क्रिएट करती है डॉट क्लास फाइल को। इफ़ यू ओनली वांट टू रन ए जावा ऐप, अगर आपको केवल जावा ऐप को रन करना है तो आप JRE के थ्रू भी उसे कर सकते हैं, वो इनफ है। अब अगली चीज़ क्या आती है? JDK। JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। एवरीथिंग नीड टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। इसके नाम से पता लग रहा है कि अगर हमें जावा एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो हमें JDK की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? JDK के अंदर हमारे पास JRE होता है। JDK के अंदर हमारे पास एक कंपाइलर होता है, एक डीबगर होता है, एक अर्चीवर होता है, जो कि हमारे पास जार में कन्वर्ट करता है चीज़ों को। डीबगर हमारे पास JDB होता है, और
डॉक्स टूल्स और मेमोरी यूटिलिटीज़ होती है हमारे पास। इफ़ यू वांट टू राइट जावा कोड, अगर हमें केवल जावा कोड लिखना है तो हमें केवल जेडीके की नीड पड़ेगी। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये 3 टर्म्स क्या होती है। अब आगे इन टर्म्स का यूज़ कहाँ आएगा वो आप देखेंगे, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। और उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग हमें किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। देखिए हम आगे जाके जावा के कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, ऐप्स भी बनाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप वीएस कोड को छोड़ के कोई आईडी का सिलेक्ट करें। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे आईडी का। तो उसका इंस्टॉलेशन वगैरह तो मैं नहीं बताने वाला, बाकी आप बेसिकली डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इंटेलिजे इंटरनेट पे जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल साइट पर आ जाइए, यहाँ से आप विंडोज़ मैक लिनक्स जो भी आप यूज़ करते हैं उसके लिए इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ लिनक्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप मैक के लिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कट करता हूँ, इसको आप बेसिकली इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा। यू कैन सी है, ये मैंने कुछ पुराने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे, और उसका नाम दे देते हैं जावा बेसिक्स। और इसकी लोकेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज गिटहब, मैं यहाँ पर यूट्यूब नाम से फोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं जावा, और यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्टरी सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्रिएट गिट रेपोजिटरी, ये हम गिट वगैरह की चीज़ें सेटअप करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली अंदर ही देख लेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग सिस्टम इंटेलिजे, हम इंटेलिजे का यूज़ कर रहे हैं। मेवन ग्रेडल जो होता है हमारे पास वो हम लेटर वीडियोज़ पढ़ेंगे जब हम स्प्रिंग बूट वगैरह को समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है जेडीके मैंने अभी बताया था जावा डेवलपमेंट की। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें जेडीके की नीड पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्जन दे रखा है 22 वर्जन, और आप अलग अलग वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जेडीके अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डाउनलोड जेडीके सेलेक्ट करके जो भी लेटेस्ट वर्जन है या फिर जो भी आपको रिक्वायर्ड वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास अभी 22 अवेलेबल है, मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पर हमारे ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, ऐड सैम्पल कोड और जनरेट कोड विद ऑनबोर्ड टिप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर यू कैन सी यार हमारे पास चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से कुछ बन के आ चुकी है। यहाँ पर हम ये कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं डीबगिंग के लिए यूज़ होता है, तो हम इसे लेटर देखेंगे किस लिए काम आता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक जावा फाइल आ चुकी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, .id के नाम से हमारे पास कुछ चीज़ें बन चुकी है। ये हमारे पास सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर हमारी मेन फाइल है। इसके अलावा हमारे पास गिट इग्नोर की एक फाइल है जिसके अंदर हम ये गिट से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा ये चीज़ें। ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है जो हमारे पास यूज़ हो रही है हमारे कोड के अंदर, और अभी हमारे पास मेन एक फाइल है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे बेसिक कोड को लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो कोड होता है एक होता है system.out.println, और इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड सबसे पहले लिख के देखते हैं। सो यू कैन सी है मैंने यहाँ पर अपना बेसिक कोड लिख लिया है। यहाँ से हम इसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यू कैन सी है यहाँ पर हमारे पास रन का ऑप्शन है, या फिर आप शिफ्ट F10 का यूज़ करके भी चीज़ों को रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चीज़ें कंपाइल हो रही है। यू कैन सी है हमारे पास आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड हमारे कंसोल के अंदर। अब ये चीज़ें काम कैसे करिए, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है। तो सिस्टम का मतलब हमारे पास एक सिस्टम हमारे पास जो होती है लाइब्रेरी है, जो एक लाइब्रेरी में हमारे पास क्लास है एक जो पहले से लिखी हुई है जावा के अंदर, तो उसका यूज़ कर रहे हैं हम। आउट हमारे पास आउट हम जब कंसोल पे हम चीज़ों को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर आउट स्टेटमेंट, और प्रिंट का मतलब हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ों को प्रिंट कर दो। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से यही स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड अगेन, तो अब मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखी है और अब मैं इनको रन करता हूँ। यू कैन सी हियर, तो हमारे पास 2 बार हेलो वर्ल्ड आ चुका है। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है कि system.out.println का हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड फिर से। सो अगेन इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी हियर हम जब ln का यूज़ कर रहे थे जब भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा था, और जब हम ln का यूज़ नहीं कर रहे तब भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हम इसी लाइन को फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पर और अब अगेन इसको रन करें, सो यू कैन सी हियर हमारे पास एक सिंगल लाइन में आउटपुट आ चुका है। और इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। इट मीन्स अगर हम प्रिंट ln यहाँ पर लिखते हैं
तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमें हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करके देता है, लेकिन हमारे पास उसके बाद हमारा जो कर्सर है, मतलब हमारे जो नेक्स्ट चीज़ें जो प्रिंट होगी उसको नेक्स्ट लाइन में ले आता है। एलन का मतलब नेक्स्ट लाइन में हमारी चीज़ों को ये शिफ्ट कर देता है। अब अगर हम इसको अगेन रन करके देखें तो यू कैन सी यार हमारे पास सब फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद एलन जो हमारे पास यूज़ था प्रिंट एलन, उसके बाद हमारे पास चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है और उसके बाद हमने नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट रन कर दिया। तो ये थी हमारे पास बेसिक प्रिंटिंग। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या टॉपिक्स है जो हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यू कैन सी यार हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटिंग को देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं जावा के कमेंट्स को। जावा में कमेंट्स किस तरीके से हम लिखते हैं। सो यू कैन सी यार मैंने इनको कमेंट ही किया हुआ है यहाँ पर। ये हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स वो चीज़ होती है जिनमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास लाइक हमने अपना कोड लिखा हुआ है वो बहुत बड़ा हो चुका है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पार्ट हमारे किस काम आ रहा है। तो हम उस समय कमेंट लगा सकते हैं कि हमें ये जो हमारा कोड है ये इस काम आ रहा है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे जावा कोड के अंदर। अब कमेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जानना होता है कि हमारा प्रोग्राम कौन सा पार्ट किस लिए काम आ रहा है, कौन सा किस लिए काम आ रहा है, इसलिए हमारे पास कमेंट्स की नीड होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास रन नहीं होता हमारे कह सकते हैं जब हम जावा के फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास इग्नोर हो जाती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके, तो ओके हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। यू कैन सी यार ये एक्सपेक्टेड करता है सेमीकोलन, मतलब किसी भी तरह का एक एरर आया हमारे पास। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, और ओके मैंने बस इसलिए लिखा है कि मैं इसे कमेंट देना चाह रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और बैकस्लैश, यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड्स होता है हम जिससे कमेंट्स लगा सकते हैं। तो हमारे पास वो हो गया शॉर्टकट। लेकिन अगर हम कमेंट्स तो ये था हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, इसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और ये हमारे पास जो हम डबल कोट से डिफाइन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइक दिस, तो इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। तो ये थी हमारे पास कमेंट्स बेसिक। और अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। हमने यहाँ पर कमेंट्स को भी देख लिया है, कमेंट्स हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं वो भी हमने समझ लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं जावा के वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि चीज़ों को वेरीज करते हैं, मतलब हम इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम के अंदर। अब वेरिएबल्स समझने से पहले हमें डेटा टाइप्स को भी समझना पड़ता है। लेकिन चलिए एक वेरिएबल्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट, और मैंने यहाँ पर लिखा इंट वेरिएबल 1 = 5, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ system.out.println वेरिएबल 1, और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वेरिएबल 1 जो है ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं वेरिएबल्स के नाम रखने के। तो हम वो नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके तरीके के अनुसार हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि हम डायरेक्टली एक तरीके से वेरिएबल ये समझ लीजिए आपके, अगर आपको किसी भी टाइप की वैल्यू को गेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको एक नाम सजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने भाई साहब किसी भी वैल्यू को एक नाम सजेस्ट कर दिया है। अब मैं अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालूंगा तो मैं उस नाम से उस वैल्यू को यूज़ कर पाऊंगा। लेट सपोज मुझे 5 यूज़ करना था, तो मैंने 5 को एक नाम दे दिया जैसे वेरिएबल 1। तो आप इस तरीके से वेरिएबल को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर वेरिएबल्स के बाद हमारे पास आता है डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं डेटा टाइप्स को। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे पास इंट लिखा हुआ है। इंट यहाँ पर क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। हमारे पास काफ़ी तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास होता है स्ट्रिंग एस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमारे पास और भी तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक फ्लोट भी होता है हमारे पास, फ्लोट FA, और उसके अलावा हमारे पास बूलियन भी होते हैं। बूलियन में हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स को। तो हम यहाँ पर 1 और 0 को भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ट्रू और फॉल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स है जो हमारे पास यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे इंट हुआ, फ्लोट, स्ट्रिंग हुआ, फ्लोट हुआ, और यहाँ पर बूलियन हुआ। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं लाइक डबल्स, और हमारे पास इंट के कैटेगरी के होते हैं जैसे सोर्ट वगैरह। ये चीज़ हमारे पास होती है अवेलेबल। मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पर। यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर काफ़ी तरह के वेरिएबल्स हैं। जैसे बाइट क्या होता है, हमारे पास स्टोर करता है होल नंबर्स को, जो कि -128 से लेकर 127 की रेंजेस तक आ सकते हैं। सोर्ट जो होता है हमारे पास स्टोर करता है नंबर्स को, लेकिन उनकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है हमारे पास। उसके बाद अब आता है हमारे पास इंट हमारे पास क्या करता है, इंट भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, नंबर्स को स्टोर करता है, और उसकी रेंज हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास
लॉन्ग लॉन्ग हमारे पास और भी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। और फ्लोट जो होता है हमारे पास, ये डेसिमल पॉइंट्स जो हमारे पास वैल्यूज़ पॉइंट्स होती है उस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। डबल भी हमारे पास यही काम करता है। और बूलियन जो होता है हमारे पास ट्रू या फॉल्स इस तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। उसके बाद अलावा हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर को हम एसकाई वैल्यूज़ से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल 1 लिया था जिसमें मैंने 5 स्टोर किया। अब यहाँ पर तो मैकेनिज्म क्या है इस चीज़ का कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, डेटा टाइप्स की हमें नीड क्यों पड़ रही है और हमें वेरिएबल्स भी क्यों डिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो इसका हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को नाम से पहचान सकें कि हमें इस तरीके के वेरिएबल्स, मान लें हमें कोई वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पर इंट x इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है x हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 रखा हुआ है और वो है इंटीजर टाइप का, जैसे कि हमें डेटा टाइप डिफाइन करना है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर 1 को यूज़ करना है मैं x का यूज़ कर सकता हूँ, मुझे बस x लिखना है और मैं 1 को यूज़ कर पाऊंगा। तो हम वेरिएबल्स के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं एक साथ। लाइक हमने दूसरी चीज़ डिफाइन कर दी यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। हमारे पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर एस हमारे पास स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है, एफ हमारे पास फ्लोट को डिफाइन कर रहा है, एक्स हमारे पास यहाँ पर बुलियन को डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स की हमें नीड क्यों पड़ रही है। अब मान लीजिए हमें छोटी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो अब इधर बात आ जाती है स्टोरेज की कि अगर हमें मान लीजिए 128 मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5 है, 5 हम बाइट में भी स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में भी स्टोर कर सकते हैं, इंट में भी स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात होती है, अगर आपको केवल एक 5 नंबर को स्टोर करना है तो लॉन्ग का यूज़ करना तो बेवजह हमारी मेमोरी का वेस्ट करना हुआ ना, कि मतलब इतने बड़े साइज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतने एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक इंट, और लेट सपोज ये 4 बाइट का है। इंट हमारे पास 4 बाइट का है लेट सपोज। तो हमारे पास क्या होता है कि 4 बाइट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर जो मेमोरी होती है हमारे पास, हाँ लेट्स सपोज हमारी कुछ तरीके की मेमोरी है। मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट तरीके के यहाँ पर स्पेसिस होते हैं यहाँ पर हमारे पास मेमोरी के अंदर। और अब हमारे पास क्या हुआ, 4 बाइट की मेमोरी हमने कही है कि हम एलोकेट कर रहे हैं कि 4 इंट हमारे पास लेट सपोज 4 बाइट का है, और 4 बाइट का है इंट हमारे पास, तो हमारे पास उसके अंदर कितने बिट्स होंगे, तो वो होंगे 8 इंटू 4। आपको नहीं पता, तो एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बाइट है, 4 बाइट का मतलब हमारे पास यहाँ पर 32 बिट है। 32 बिट्स का हम यूज़ कर रहे हैं केवल एक 5 को स्टोर करने के लिए। और हमारे पास इसके अंदर चीज़ें चलती है 0 1 के अंदर। अब 5 हमारे पास क्या होता है, 5 को अगर मैं लिख के देखूँ आपके पास, तो अगर आपने पढ़ा हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये चीज़ आती है, या फिर आपने बाइनरी नंबर्स वगैरह पढ़े हो, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें 1 लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं डायरेक्टली 1, और अगर हम 2 लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 1 0 से, 3 लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं 1 1 से, और अगर यही हमें लिखना होता है 4 तो हम उसको लिखते हैं 1 0 0 से, 5 हमें लिखना होता है 1 0 1 से। ऐसी हमारे पास चीज़ें चलती रहती है। तो 1 0 1 में हमारे पास ये 3 चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 स्पेसिस को। 3 स्पेसिस मतलब हमारे पास ये 3 एरिया को कवर करेगा। अब 3 एरिया को कवर करने के लिए हम 32 बिट का यूज़ करें तो ये तो मेमोरी की वेस्टेज होगी। इसलिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं ताकि हम उनके अनुसार ही मेमोरी को यूज़ कर पाए और हमारा कोड जो है कम मेमोरी का यूज़ करके भी अच्छा चले, अच्छी तरीके से काम करे। इसलिए हम चीज़ों को मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए भी डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसी तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स है, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर। कैरेक्टर को डिफाइन करना मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी यहाँ तक आपको कैरेक्टर नहीं बताया था। हम यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर और C इक्वल टू में, और यहाँ पर सिंगल कोट, और यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कैरेक्टर, लाइक मैं D को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब हमारे पास C के अंदर D स्टोर हो चुका है, और एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम एक तरीके से स्ट्रिंग कह देते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होता है, लेकिन ये हमारे पास पहले से डिफाइंड है। फिर भी हमारे पास 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स होते हैं जो हमारे पास पहले से हमारे पास अवेलेबल है, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, ये हमने अभी देखे। तो नॉन प्रिमिटिव बात करें तो स्ट्रिंग में हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होता है, लेकिन ये हमारे पास फिर भी पहले से डिफाइंड है। और इसके अलावा बात करें तो हम अपने खुद के डिफाइंड वेरिएबल डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, जो कि हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने खुद के डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने इतने वेरिएबल्स को यहाँ पर क्रिएट किया है, ये हमारे पास वेरिएबल्स के नाम है,
और इनके अलग अलग हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अगर हमें फ्लोट क्रिएट करना होता है तो हमें याद रखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेसिमल मान लीजिए हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया है और उसके आगे हमें f लगाना होता है कि हमारे पास ये फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर इसी तरीके से मुझे डबल क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डबल डी इक्वल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 123.45 और इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल की वैल्यू को क्रिएट कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पर सब में पॉइंट्स वैल्यू होती है। ये थे हमारे पास डेटा टाइप्स जो कि हमने अभी देखे हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, हमें इनकी नीड क्यों पड़ती है वो भी हमने अभी देखा है। उसके अलावा होती है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है, हमें एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है। इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, लेट सपोज मेरे पास मैंने यूज़र से एक वैल्यू ली, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे यूज़र से वैल्यू किस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए मैंने यूज़र से एक वैल्यू ली और उसने वैल्यू को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया, लेकिन है वो नंबर ही, मतलब लाइक दिस कि उसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जैसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में किस तरीके से वैल्यू को लेते हैं, इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू को, अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यूज़ चाहिए तो हमें डबल कोट्स के अंदर उनको डिफाइन करना होता है। अगर हमें कैरेक्टर वैल्यूज़ चाहिए होती है तो हमें सिंगल कोट्स के अंदर उनको डिफाइन करना होता है। और अगर हमें नंबर चाहिए तो हम उनको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 1 2। तो अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने हमें वैल्यू दे दी है जो कि है हमारे पास 1 2 3, लेकिन उसने क्या किया, उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास भेज दिया है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास नंबर होने चाहिए। हालांकि हम स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको कैलकुलेशन पर बता रहा हूँ कि अगर हमें स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब इसके ऊपर अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमारे पास ये एक नंबर होना चाहिए। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। सो टाइप कास्टिंग हमारे पास दो तरीके की होती है। एक हमारे पास होती है बाइंडिंग कास्टिंग, जो कि हमारे पास ऑटोमेटिक होती है। लाइक हमारे पास बाइट है, सोल्ट है। बाइट से अगर हमें सोल्ट में कन्वर्ट करना है और सोल्ट से हमें कैरेक्टर की तरफ मूव करना है, कैरेक्टर से हमें इंट की तरफ मूव करना है, लॉग की तरफ मूव करना है, फ्लोट की तरफ मूव करना है, या फिर डबल की तरफ मूव करना है, तो कन्वर्टिंग ए स्मॉलर टाइप टू ए लार्जर टाइप, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक होती है। उसके अलावा बात करते हैं नैरो कास्टिंग की। नैरो कास्टिंग क्या होता है कि हमारे पास डबल से हमें फ्लोट के अंदर आना है, या फ्लोट से हमें लॉग के अंदर आना है, लॉग से हमें इंट के अंदर आना है, तो हमें नैरो कास्टिंग की यूज़ पड़ती है। दिस इज़ लाइक हमें कुछ मेमोरी बचानी है। जैसे हमारे पास डबल जो है हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू सोल्ट, तो हमें अगर स्टोरेज बचानी है तो हमें नैरो कास्टिंग करनी पड़ती है अलग अलग चीज़ों पे। तो चलिए देखते हैं नैरो कास्टिंग करके या टाइप कास्टिंग करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं टाइप कास्टिंग। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x=5। अब मुझे टाइप कास्ट करना है इसको सोर्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक सोर्ट नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ, सोर्ट, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं y इक्वल, और अगर मुझे इसको सोर्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ सोल्ट और सोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मैं x को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, x के अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने सोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। वेट ए सेकेंड, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं y। सो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इजीली। हो गया सी, हमारे पास आउटपुट 5 आ चुका है। तो ये थी हमारे पास टाइप कास्टिंग की एक टाइप को हम डिफरेंट अलग टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम स्ट्रिंग से भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग x, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 2 और 3। वेट ए सेकंड, मैंने यहाँ पर x पहले से डिफाइन किया हुआ है। कैसे यार, मैंने यहाँ पर पहले से एक x डिफाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास x में एरर आ रहा है। यहाँ पर x में मेरे पास एरर आ रहा है, और ये कैसे वेरिएबल x इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप, क्योंकि यहाँ पर मैंने x इंट को पहले से डिफाइन कर दिया है इंट टाइप में। तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाली चीज़ों को, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर एरर जा चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट करता हूँ इंट के अंदर किसी चीज़ को, इंट y इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, इंट के अंदर टाइप कास्ट करना है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ x। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यू कैन सी हियर, हमारे पास यहाँ पर एरर आ चुका है। एरर इसलिए आया क्योंकि ये कह रहा है कि जो x है हमारे पास वो स्ट्रिंग है, और आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली y में डाल रहे हो, मतलब इंटीजर के अंदर डाल रहे हो स्ट्रिंग को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंट। सो हियर यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब वो एरर क्या है कि हम इस तरीके से डायरेक्टली टाइप कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास एक अलग टाइप का डेटा टाइप है और इंट हमारे पास अलग टाइप का है। जो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि सोर्ट जो है वो एक तरह से नंबर्स का एक पार्ट है, इसलिए हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कास्ट हो रही थी चीज़ें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा इंट y इक्वल,
अब इंटीजर, इंटीजर हमें यहाँ पर लिखना है कैपिटल। अब यहाँ पर इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारे पास एक क्लास है जो पहले से बनी हुई है। तो कैसी यार हमारे पास पब्लिक फाइनल क्लास इंटीजर, ये जो पहले से बनी हुई है, इसका एक हमारे पास एक कह सकते हैं फंक्शन होता है जो कि होता है पार्स इंट। और उसके अंदर हम अगर अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग लिखेंगे कोई भी टाइप की, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, और यू कैन सी है हमारे पास अब जो 1 2 3 ये जो स्ट्रिंग में था, ये अब हमारे पास टाइप कास्ट हो चुका है किसके अंदर? इंटीजर के अंदर, जो कि स्टोर हो चुका है वाई के अंदर। एज सिंपल एज डैट। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ वाई को, सो देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। सो कैसी है हमारे पास 1 2 3 एज आउटपुट आ चुका है। अब वाई के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं, लाइक मैं इस पर कुछ ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकता हूँ चीज़ों को। यहाँ पर 128 हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। अभी इधर हमारे पास इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि इंटीजर हमारे पास जो है कैपिटल इंटीजर, अब इसको लेटर समझेंगे कि हमारे पास इसकी नीड क्यों है, हम नॉर्मल इंटीजर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास ये सारी चीज़ें हम लेटर वीडियोज़ में समझेंगे, जब हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक्स पर जब आएगी चीज़ों को समझेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था कि हमने यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर सीधा, जिसका टाइप था स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग लिख दी। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर से लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, सो दिस टाइम मे बी इट जनरेट एरर, यू कैन सी एरर। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। एरर किस लिए आया? क्योंकि ABC जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार ABC एक कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप की चीज़ है, उसको आप नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? तो इसी तरीके से हम ABC को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर कुछ नंबर ही लिखने होंगे, उनको ही हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पास इट का यूज़ करके। इसलिए हमारे पास ये एरर आया है। ये हमारे पास रन टाइम एरर है, ना कि कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि हमने जब रन किया जब हमारे पास एरर शो हुआ, ना कि पहले हमारे पास यहाँ पर एरर शो हुआ था। हालांकि एक वार्निंग हमारे पास जरूर आई थी यहाँ पर, यू कैन सी जब मैंने यहाँ पर ABC लिखा था, तो यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास एक वार्निंग आई है कि द कॉल टू पार्स इट ऑलवेज फेल विद एन एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास ये वार्निंग जरूर आई थी, लेकिन हमारे पास कोई एरर नहीं आया था। एरर हमें रन टाइम पे यहाँ पर शो हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने क्या किया था, एक्स के अंदर 1 2 3 को एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया है। अब उसके बाद मैंने वाई एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इंटीजर टाइप का था, उसके अंदर मैंने एक्स को पास कर दिया इंट के अंदर, और उसको यूज़ कर लिया एज सिंपल एज दैट। तो ये थी हमारे पास टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग को भी समझ लिया। ये हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हमें फ्यूचर में नीड पड़ेगी, जब प्रोग्राम्स लिखेंगे, जब हमें महसूस होगा कि हमें इन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, तो इन चीज़ों की नीड तो हमें हर समय पड़ती है, इसलिए हमें बेसिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे पास जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास कई तरीके के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, काफ़ी तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको देखते हैं। चलिए अब समझते हैं जावा ऑपरेटर्स को। हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो अब देखते हैं उन सभी ऑपरेटर्स को। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ उनके बारे में थोड़ा बहुत, वैसे ही है। हमारे पास सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये कुछ तरीके के ऑपरेटर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐड एडिशन के लिए, माइनस से सब्ट्रैक्शन के लिए, और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर्स है, और प्लस प्लस और माइनस माइनस। लाइक यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर कमेंट्स का एक बेसिक यूज़ बता दिया कि हम यहाँ पर ऑपरेटर्स को डिफाइन करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाल दिया कि यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के बारे में चीज़ों को बताएंगे। इस तरीके से हम कमेंट्स का बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। एडिशन एक सिंपल ऑपरेटर होता है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 3, तो ये हो गया हमारे पास एडिशन। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5, विच इज सिंपल। इसने क्या किया, एडिशन कर दिया। अब एक और तरीका होता है जिसमें इंट a = 2 लिखता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट सपोज इंट c = a + b, और यहाँ पर हम c को प्रिंट कराते हैं, तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। सो यू कैसी है, हमने a के अंदर 1 को डाला, b के अंदर हमने 2 को डाला, हमने इन दोनों को ऐड करके c के अंदर डाला, और वो था हमारे पास ऐड किया, तो 1 और 2 हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास c के अंदर आ गया, और c को हमने प्रिंट करा दिया, सिंपल एज दैट। तो ये था हमारे पास बेसिक प्लस ऑपरेटर। इस तरीके से माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस लिख देता हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर माइनस होना चुका है कि 1 - 2 = -1। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई b, a × b, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 2,
क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। और इसी तरीके से हमारे पास होता है डिवाइड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड, और इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पर, सो क्या सी है हमारे पास आउटपुट आ गया 0। 0 क्यों आया हमारे पास? अब यहाँ पर आउटपुट तो आना चाहिए 0.5, बट चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है इंटीजर, और इंटीजर स्टोर कर ही नहीं सकता किसको, फ्लोटिंग वैल्यू को, जो हमारे पास 0.5 है फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इसने केवल उसके इंटीजर पार्ट को यूज़ कर लिया। इंटीजर पार्ट क्या था उसका 0, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पार्ट एक फ्लोटिंग पार्ट हो गया एक तरीके से, इसलिए उसने केवल हमारे पास यहाँ पर 0 को प्रिंट करके दिया है। अगर मैं इसको मुझे बिल्कुल तरीके से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ्लोट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे लाइट सपोज मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको फ्लोट के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। इस तरीके से मैं इसको डिफाइन करूँगा, और वेट ए सेकंड, मैंने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं है। सो अब यू कैन सी यहाँ पर 0.5 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कास्ट आ करूँ तो क्या होगा, तब भी हमारे पास 0.0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखिए यहाँ पर ए लिखा जो कि इंटीजर था, बी लिखा जो कि इंटीजर था, 1/2 विच इज़ इंटीजर बाई इंटीजर। अब इंटीजर बाई इंटीजर का अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी तो एक इंटीजर ही आएगा ना, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ कि वो 0.0 हो गया। मतलब बेसिकली वो 0 ही आया था, वो फ्लोट का यूज़ करके वो 0.0 हो गया, क्योंकि फ्लोट तो पॉइंट्स पे चलता है, इसलिए इसने 0.0 आउटपुट दिया हमें। अब हम क्या कर रहे हैं यहीं पर, जब मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर हमारे पास टाइप कास्ट का भी यूज़ आ गया, यू कैन सी हियर। अब मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो टाइप कास्ट से हमारी हेल्प क्या हो रही है कि इसने क्या कहा है कि भाई ए बाई बी का जो ऑपरेशन है वो फ्लोटिंगली प्लॉट को, मतलब फ्लोट का यूज़ करके, मतलब उसको डायरेक्टली आप इंट मत समझिए, उसको ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म कीजिए कि वो फ्लोट है, और मैंने इसको डायरेक्टली इस तरह टाइप कास्ट कर दिया, और इसलिए हमारे पास जो आउटपुट है वो पॉइंट्स में आ चुका है यहाँ पर 0.5 विच इज़ करेक्ट आउटपुट। तो ये था हमारे पास डिवीज़न, जो कि मुझे पता है डिवीज़न आप मैथमेटिक्स ये चीज़ पढ़ी होगी। नई चीज़ यहाँ पर क्या आई है, जो कि है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर नंबर्स जो है ए और बी, मैं इनकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट एम लिख देते हैं इक्वल ए मॉडुलस बी, राइट, और मैं यहाँ पर एम को प्रिंट करा देता हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। सो कैसे यार हमारे पास आउटपुट आया है 1। अब ए मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास रिमाइंडर प्रोवाइड करता है डिवीजन होने के बाद। अब जैसे मान लीजिए मैं 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 7 डिवाइड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास 3 की टर्म्स में तो पूरा चले जाए। वेट ए सेकेंड, मैं आपको डिवाइड के सिम्बल्स के साथ ही बताता हूँ। हमने यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, तो क्या हुआ 2 3 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर बचेगा 1 इज रिमाइंडर, तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट आया है वो 1 आया है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑपरेट, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लाइक 4, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए क्या, 3 आना चाहिए, तो 3 देखते हैं पर आता ही नहीं, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 आ चुका है। तो ये यूज़ होता है मॉडुलस का। मॉडुलस बहुत ही काम का ऑपरेटर हमारे पास, आप आगे समझेंगे किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के प्रोग्राम्स में हमारी हेल्प कर। अगली चीज़ चलते हैं, अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मॉडुलस तक देख लिया, इन 4 चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को हमने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट काफ़ी काम के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अब इनको मैं करता हूँ सबसे पहले कमेंट। अब देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस ये हमारे पास यूज होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। तो लेट सपोज मैं आप लिखता हूँ इंट ए इक्वल 5, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट बी इक्वल, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सीधा कर देते हैं सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन और ए प्लस प्लस। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया कि ए प्लस प्लस को यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए कि ए में भाई सब 1 ऐड हो जाना चाहिए। ए प्लस प्लस का मतलब बेसिकली यही होता है कि ए इक्वल ए प्लस 1, दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए प्लस प्लस का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमारे हिसाब से तो इसका आउटपुट 6 आना चाहिए था, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमारे पास आउटपुट आया 5।
5 इसलिए आया है कि ये कह रहा है हमारे पास, ये इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्योंकि हमारे पास बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि पहले ए की वैल्यू को यूज़ कर लो और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो। अगर अब मैं इसके बाद ए को यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो अब अगर हम यहाँ पर रन करें इसको, तो मेरे पास आउटपुट 5 और 6 आ चुका है। सो बेसिकली हो गया रहा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ए इक्वल टू 5 किया। अब ए इक्वल टू 5 का यूज़ मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट मैंने किया है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू यूज़ होगी, मतलब जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो पहले यूज़ होगी। अब यूज़ होकर क्या हुआ, ए की वैल्यू पहले तो 5 ही थी ना, उसको मैंने पहले यूज़ किया, तो मेरे पास यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया उसको, तो मतलब 5 को उसने बाद में 6 कर दिया। अब 6 स्टोर हो चुका है ए के अंदर। अगर अब मैं उस ए को प्रिंट कराऊँ तो वो हमारे पास 6 प्रिंट करके देगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट करता, लाइक मैं यहाँ पर करता प्लस प्लस ए, तब हमारे पास क्या होता, तो मैं इस नेक्स्ट लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास डायरेक्टली 6 आ चुका है, यू कैन सी हियर। इसका मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद उसका यूज़ करो। मतलब मैंने यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट कर दिया है, उसके बाद उसका यूज़ किया है। डिक्रीमेंट के बाद साथ में हमारे पास यही लॉजिक है, पहले डिक्रीमेंट करेंगे। अगर हम माइनस माइनस बाद में यूज़ करें, पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो पहले यूज़ करेंगे और फिर उसको डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर दूसरा है कि हम प्री डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे बस दैट। तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, एक असाइनमेंट, तो जो हमारे पास इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब एक वैल्यू को दूसरी में असाइन कर देना, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले कमेंट करता हूँ यहाँ पर, और लाइक मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल 5। तो ये क्या हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कि हमने इक्वल जो यहाँ पर साइन है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर कि ए के अंदर 5 को असाइन कर दो। अब अगली चीज़ क्या है, हमारा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंट बी प्लस इवन इंट बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी प्लस इक्वल टू ए, और यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ बी को। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, तो यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 50। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे पहले यू कैन सी हियर मैंने ए के अंदर 5 को असाइन किया, बी के अंदर मैंने 10 को असाइन किया। अब मैंने क्या किया कि बी प्लस इक्वल टू ए। इट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस स्लाइड और इस स्लाइड का मतलब सेम है यहाँ पर, कि अगर b प्लस इक्वल टू ए है या फिर b इक्वल टू बी प्लस ए है, दोनों चीज़ का सेम ही मतलब है यहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट यहाँ पर 15 आ चुका है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक तरीके से कि b के अंदर a को जोड़ दीजिए। सो ये था हमारे पास, हमने इस चीज़ को देख लिया, यहाँ पर इस चीज़ को भी हमने देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास माइनस है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी हमारे पास इस तरीके से है। मॉड्यूलस डिवाइड ऑपरेटर भी हमने देखा था, और मॉड्यूलस का भी हमने यूज़ किया। एंड को हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर आई थिंक हमें बाद देखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर को जो पढ़ेगा, यूज़ हमारे पास वही है कि आप पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए और उसके बाद चीज़ों को उस पर असाइन कर दीजिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी एंड इक्वल टू ए, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है हमारे पास 0। वो हम जब समझेंगे जब हमारे पास हमें एंड ऑपरेटर की नॉलेज होगी। तो b के साथ a को एंड करिए यहाँ पर, और उसको b के अंदर असाइन कर दीजिए। यहाँ पर यही बात चल रही है। जब हम प्लस का यूज़ कर रहे थे, b प्लस इक्वल टू a कर रहा था मैं यहाँ पर, तब हमारे पास क्या हो रहा था यहाँ पर कि b के अंदर b के ऊपर a को ऐड करिए और b के अंदर असाइन कर दीजिए। यही चीज़ हो रही थी यहाँ पर। और इसी तरीके से हमारे पास b एंड, मतलब हमारे पास ये चीज़ असाइन है, और ऑपरेशन हम किसी भी तरीके का यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब एंड ऑपरेटर को भी थोड़ी देर पढ़ेंगे, वेट फॉर सम टाइम। इसी तरीके से हमारे पास ये और का ऑपरेटर है, इस तरीके से हमारे पास ये कह सकते हैं एक्सोर का ऑपरेटर है, और इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अभी हम थोड़ी देर में इनको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स इनके बाद ही आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन मतलब हम किस चीज़ को कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन क्या होता है कि हमारे पास या तो कोई चीज़ किसी के बराबर हो, या फिर उससे बड़ी हो या छोटी हो, इसी तरीके की चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास इसी तरीके से आता है इक्वल टू। मतलब कंपैरिजन क्या होगा कि अगर मान लीजिए
ए और बी दो नंबर्स हैं, मैं उनको कंपेयर करता हूँ कि यार ए बी से बड़ा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा कि भाई ए या तो बी से बड़ा है या नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो भी होता है हमारे पास, इनका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। बात क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए इक्वल 5 और इंट बी इक्वल 10, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ SOUT और यहाँ पर लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो अब हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट आया फॉल्स। फॉल्स इसलिए इसने कहा है कि क्या a b से बड़ा है, तो हम कह रहे हैं कि a b से बड़ा है, तो इसमें दिख रहा है कि भाई a 5 है b 10 है, तो विच इज़ फॉल्स कि भाई a b से बड़ा नहीं है, तो इससे हमारे पास आउटपुट आ चुका है फॉल्स। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू हमारे पास होता है कि हम चेक करें क्या दोनों वैल्यू इक्वल्स है। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर a इक्वल टू b, इसमें कह रहा हूँ क्या a b के बराबर है। मैं असाइन नहीं कर रहा, असाइन के लिए हमारे पास सिंगल इक्वल टू होता है। अगर मुझे कंपेयर करना है कि क्या a और b बराबर है, इसलिए उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो कैसी यार ये बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये a 5 है b 10 है हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारे पास, ग्रेटर देन मैंने अभी समझ लिया। नॉट इक्वल टू भी सेम है कि अगर हमारे पास बराबर नहीं है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। लेट सपोज मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट इक्वल टू। अब हमारे पास क्या होगा, मैं बाकी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए नॉट इक्वल टू कि क्या हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है ये बात ट्रू है, क्योंकि 5 10 के बराबर नहीं है और ये बात ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। यहाँ पर यूएससी है, हमारे पास आउटपुट ट्रू आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू है। लाइक कोई चीज़ हमारे पास ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, मतलब इनमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमारे पास आउटपुट जो है ट्रू आएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ SOUT कि जो b है हमारे पास क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मतलब वो इक्वल तो है पर ग्रेटर तो है, इसलिए हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। क्योंकि ऐसी यार हमारे पास आउटपुट यहाँ पर ट्रू आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास नॉट देन इक्वल टू चलता है। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगली चीज़ आती है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे काम करना होता है। लाइक अगर मैं एंड का यूज़ करता हूँ तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों ही ट्रू होगी तभी हमारे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। अब एंड क्या होता है हमारे पास, एंड हमारे पास इस तरीके से काम करता है कि जैसे इनपुट A 0 है, इनपुट B भी 0 है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास इनपुट A 0 है, इनपुट B 1 है, तब भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इनपुट A 1 है, इनपुट B 0 है, तब भी हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 0 आएगा। और इनपुट A 1 है, इनपुट B भी 1 है, तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो केवल इस सिचुएशन में कि जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तभी हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कमेंट करता हूँ और यहाँ पर समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। हमारे पास मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट A इक्वल टू 5, इंट B इक्वल टू 10। अब मुझे एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है यहाँ पर, मतलब डबल एंड को। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा, हमारे पास हमने भी देखा है। तो अब मैं लिखता हूँ कि क्या A इक्वल टू है 5 के, विच इज़ ट्रू, एंड क्या B इक्वल टू है 5 के, विच इज़ फॉल्स। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। एक स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐड के अनुसार यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। सो कैसे यार हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रू आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर B को 10 करना पड़ेगा। अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ चुका है कि A भी हमारे पास ट्रू है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। इसी तरीके से हमारे पास और स्टेटमेंट होती है कि अगर हमारे पास इसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट, लेट सपोज A इक्वल टू 5 और इसका सिंबल ये होता है, और B इक्वल टू भी अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ, अब यू कैन सी है हमारे पास एक स्टेटमेंट तो सही है लेकिन बगल वाली स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास अगर एक भी स्टेटमेंट हमारे पास सही है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो सही आएगा, मतलब ट्रू ही आएगा।
तो यू कैन सी यार हमारे पास इसका आउटपुट भी ट्रू आया। ये फर्स्ट वाले का आउटपुट था फर्स्ट ट्रू, और सेकंड वाले का आउटपुट है सेकंड ट्रू। और नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट होता है कि हमारे पास उल्टा, कि इनका जो आउटपुट आने वाला है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसमें ब्रैकेट, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ नोट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इनका जो आउटपुट आएगा, जो इस ब्रैकेट का आउटपुट है, उसके ऊपर नोट परफॉर्म कर दो। मान लीजिए इसका आउटपुट अगर ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स कर देगा ये, और अगर फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू कर देगा ये। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आने वाला था, जो कि हमने पिछली स्टेटमेंट देखा, तो अब इसने क्या कर दिया, उसको फॉल्स कर दिया। मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट हो चुका है फॉल्स। लेकिन अगर मैं एक स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट ट्रू आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स दे रही है, सेकंड स्टेटमेंट मुझे यहाँ फॉल्स दे रही है, तो इन दोनों को अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ओवरऑल स्टेटमेंट मुझे फॉल्स आउटपुट देगी, और दोनों स्टेटमेंट जब मुझे फॉल्स आउटपुट देगी तो उसके बाद जब मैं इस एंड को परफॉर्म करूँगा इसके ऊपर, तो मुझे आउटपुट ट्रू मिलेगा। सो यू कैन सी हियर मेरे पास यहाँ पर आउटपुट ट्रू आ चुका है। तो हमारे पास इस तरीके से हमने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारे पास जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, जो कि है हमारे पास ये एंड और एक्सोर और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, ये थोड़े वियर्ड ऑपरेटर्स है। मैं इनको आपको ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या है, लेट सपोज हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेटर्स कह सकते हैं इनको हम, क्योंकि बाइनरी लेवल पर चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अब एंड, सबसे पहले हम एंड को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिंगल एंड है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। अब सिंगल एंड में लॉजिक क्या है हमारे पास, कि लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 एंड 3। अगर आपको नहीं पता कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले बाइनरी नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं बाइनरी नंबर लिखूँ 2 और 3 के, तो 2 और 3 के बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 का नंबर जो होता है बाइनरी वो होता है 10, और 3 का जो बाइनरी नंबर होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 11, अगर आपको पता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड पर बिट पे चलता है यहाँ पर। अब फर्स्ट बिट क्या है, 0 यहाँ पर है। वेट ए सेकेंड, मैं इस चीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट बिट 0 है, यहाँ पर फर्स्ट बिट 1 है। अब एंड के अंदर हमने अभी देखा था कि फर्स्ट बिट के साथ, मतलब अगर हमारे पास एक चीज़ फॉल्स है और एक चीज़ ट्रू है, तो अगर हमारे पास अगर दोनों चीज़ ट्रू नहीं है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू नहीं आ सकता एंड के अंदर। मतलब हमारे पास दोनों चीज़ों का ट्रू होना जरूरी है। मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो सब ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू होगा। अगर उनमें से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। यहाँ पर हमारे पास अब थे बाइनरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट बिट है वो है 0, और इसकी जो फर्स्ट बिट है वो हमारे पास 1 है। इन दोनों पर अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम आउटपुट मिलेगा 0। इसी तरीके से हम 1 और 1 के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो मतलब हमारे पास आउटपुट आ गया 10। तो अब देखते हैं इसको इसके अंदर रन करके कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं इन्हीं नंबर्स को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था 2 और 3, तो मैं यहाँ पर 2 और 3 लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करके देखता हूँ कि 2 एंड अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। वेट ए सेकंड, मैं तो नंबर से लिख दिए, चल छोड़िए, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसका आउटपुट हमारे पास 2 आना चाहिए बेसिकली। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। सो कैन सी हमारे पास आउटपुट 2 आ चुका है। वो किस तरीके से आया है मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है कि हमारे पास बिट्स के ऊपर यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास और ऑपरेटर है। लेट सपोज मेरे यहाँ पर 2 है, 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब और का क्या लॉजिक है कि अगर एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो हमारे पास चीज़ें ट्रू आएगी। तो ये क्या होगा, फर्स्ट बिट में जब हम परफॉर्म करेंगे तो 0 और 1, मतलब कि फॉल्स और ट्रू के ऊपर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऐसे ही सेकंड बिट के ऊपर भी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। तो दिस इज हमारे पास जो आउटपुट आएगा, और ये बाइनरी हमारे पास होती है 3 की, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा यहाँ पर 3। और मैं यहाँ पर और ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके ऊपर और ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ बाइनरी और को। यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट 3 आ चुका है।
इसी तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी तरह के ऑपरेटर। एक्सोर क्या होता है हमारे पास, एक्सोर का लॉजिक थोड़ा सा अलग है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 0 और 0 है तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0, और 1 और 1 है तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, 0 और 1 है या 1 और 0 है, मतलब अगर हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एक भी बिट अलग है दूसरी से, तो अगर इन दोनों बिट में चेंजमेंट है कि एक फॉल्स एक ट्रू है, तब हमारे पास आउटपुट क्या आ सकता है, इसका 1 आ सकता है, वरना इसका आउटपुट 0 ही आता है अगर हमारे पास सेम तरह की बिट्स है यहाँ पर। चाहे फिर वो 1 हो चाहे 0 हो, वो मैटर नहीं करता। तो अगर मैं 2 और 3 पे अगर एक्सोर परफॉर्म करता हूँ तो 2 के हमारे पास बाइनरी बिट होती है यहाँ पर नीचे देखते हैं। यहाँ पर 2 की हमारे पास बिट होती है 1 0 और 3 की होती है 1 1। एक्सोर परफॉर्म करेंगे 0 1, डिफरेंट बिट्स है तो आउटपुट 1 आएगा, सेम बिट्स है आउटपुट 0 आएगा। दिस इज बाइनरी ऑफ 1, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 1 एक्सोर परफॉर्म करने के बाद। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक्सोर परफॉर्म करके देखता हूँ यहाँ पर, यू कैन सी हियर, और ऊपर वाली चीज़ों को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट 1 आना चाहिए हमारे पास। सो यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट 1 आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, अब देखिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमारे पास बिट्स है अलग अलग, यहाँ पर हमारे पास बिट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कुछ डाटा है लाइक 0 0, और यहाँ पर सब में 0 हमारे पास, बस यहाँ पर लास्ट जो बिट है 3 बिट्स उसके अंदर हमारे पास 1 1 1 विच इज़ 7, मतलब इस नंबर को हम कहते हैं 7। मतलब अगर हम 7 इंटीजर में स्टोर करते हैं तो 32 बिट का यूज़ करता है। अब 32 बिट में थोड़ी वो 32 बिट को फिल कर देगा, वो उन्हीं बिट्स को फिल करेगा जिसके अंदर 7 स्टोर हो सकता है। 7 हमारे पास 1 1 1 होता है तो वो शुरू की 3 बिट्स के अंदर आ जाता है, बाकी सारी बिट्स हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास स्टोर जिस तरीके से होता है मेमोरी के अंदर चीज़ों। अब ये जो फर्स्ट 3 बिट्स है, ये जो 3 बिट्स है हमारे पास, अब इनके ऊपर अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट हमारे पास ये वाली डायरेक्शन होती है। अब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट लगाता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये सारी बिट्स शिफ्ट हो जाएगी बाय 1 टू द लेफ्ट। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 0 होगा ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, और ये जो नेक्स्ट 0 ये इस प्लेस पर आ जाएगा, इसके बाद वाला इधर आ जाएगा, इसके बाद वाला इधर आ जाएगा, मतलब सारी बिट शिफ्ट हो जाएगी बाय 1। तो जो सारी बिट शिफ्ट होगी तो ये जो वाली बिट है ये इधर आ जाएगी और ये स्पेस खाली हो जाएगा। अब इस स्पेस में क्या होगा कि स्पेस में आ जाएगा हमारे पास एक बिट जो कि होगी 0। तो हमारे पास बेसिकली आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0, सभी बिट्स फिल होने के बाद 1 1 1, एंड देन जो लास्ट खाली है वो हो जाएगी 0। अब इस बाइनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बाइनरी नंबर होता है। तो ये हमारे पास जो बाइनरी नंबर होता है ये होता है हमारे पास 14 का। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ़्ट शिफ्ट के लिए कि हम लेफ़्ट शिफ्ट पर परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन 7। तो 7 पे मैं लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब हमें यहाँ पर नंबर डिफाइन करना होता है कितनी बार मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो अगर मैं एक बार करना चाहता हूँ तो मुझे 1 परफॉर्म करना होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ और यू कैन सी हमारे पास आउटपुट 14 आ चुका है। मतलब एक बार 7 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दीजिए, एज सिंपल एज डेट। अगर मैं 2 डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो ये चीज़ें 2 बार शिफ्ट हो जाएगी। 2 बार शिफ्ट हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर 2 बार 0 आ जाएगा और उसके अनुसार हमारे पास ये नंबर जो भी बनेगा वो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास 28 आ चुका है। इस तरीके से हम लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। राइट शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है, इसके अंदर हमारे पास वेट ए सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग बिट्स रखी हुई है 0 0, और यहाँ पर हमारे पास बिट्स है, लेट सपोज लास्ट में मेरे पास 3 बिट्स है 7 1 1 1, जो कि हमारे पास ये नंबर डिफाइन कर रही है 7 को। अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ, राइट शिफ्ट मतलब मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो सारी चीज़ें एक बार राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो ये जो नंबर है हमारे पास ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर जो स्पेस हमारे पास बचेगा उसके अंदर एक 0 ऐड हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर होगा वो 0 0 0 0 परफॉर्म होगा यहाँ पर। आखिर में हमारे पास 1 और 1 ही बचेगा क्योंकि लास्ट वाला 1 जो है वो बाहर निकल चुका है, और इसको हम कहते हैं 3। इस नंबर को हम 3 कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इस चीज़ को। यू कैन सी हियर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 राइट शिफ्ट बाय 1।
यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट आ चुका है 3, एज सिंपल एज डेट। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक जावा के कॉन्सेप्ट्स। अब मतलब बेसिक ऑपरेटर्स थे हमारे पास ये। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो हमें समझनी थी जावा बेसिक्स के अंदर, वो है हमारे पास प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस काफ़ी मैं तो मुझे लगता है बेसिकली प्रेसिडेंस का तो यूज़ भी पता नहीं क्यों करते हैं हम, लेकिन प्रेसिडेंस ज़रूरी है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लाइक हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अब हमारे पास जब एक साथ काफ़ी ऑपरेटर्स यूज़ हो जाते हैं, लाइक प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, जब हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो हम कौन सी चीज़ को पहले परफॉर्म करते हैं, तो वो होती है हमारे पास कि हम पहले ब्रैकेट खोलते थे और फिर ऑफ का यूज़ करते थे और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। मतलब हमारे पास एक रूल होता था BODMAS रूल, BODMAS। अगर आपको नहीं पता मैथ के अंदर, हालांकि ये छोटी क्लासेस में हमें पढ़ा था, तो हम इसके अनुसार चीज़ों को हैंडल करते थे जब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते थे। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग बात करें तो अगर हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर अगर एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हैंडल करेंगे। मतलब मशीन्स के अंदर जो हैंडल होने वाला है हम हैंडल नहीं करेंगे, मशीन्स जो हैंडल करेगी वो सबसे पहले ब्रैकेट को हैंडल करेगी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस को हैंडल करेगी, उसके बाद वो माइनस प्लस को हैंडल करेगी, उसके बाद कंपैरिजन को हैंडल करेगी, इक्वालिटी को हैंडल करेगी, और फिर लॉजिकल्स को ऑपरेटर को हैंडल करेगी, और फिर असाइनमेंट को ऑपरेटर को हैंडल करेगी। तो ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। इनके ऊपर मैं मतलब बताना भी नहीं चाहूँगा, एक एग्जांपल चलिए देख लेते फिर भी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होना चाहिए, तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा 2 को हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लस, तो हमारे पास क्या होगा 2 × 3 विच इज 6 + 4 = 10, तो हमारे पास 10 आउटपुट आ जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट इज प्रेसिडेंस। तो जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं, जब हम प्रेसिडेंस की यूज़ पड़ती है, वेस्ट ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि प्लस मल्टीप्लाई से पहले परफॉर्म हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि डायरेक्टली अगर मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन लिखूँगा, यहाँ पर हमारे पास 4 / 2 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्लस ऑपरेटर जो है वो पहले परफॉर्म हो एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा सकता हूँ। लाइक मैंने इन चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि पहले +4 जो है वो परफॉर्म हो जाए, उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर मैं लगा सकता हूँ बाहर कि वो परफॉर्म हो। अब क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा विच इज़ 2 + 4 विच इज़ 6 × 3 = 18 आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। जो वैसे ही हमारे पास आउटपुट 18 आ चुका है, सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, जावा स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि हमने स्ट्रिंग क्रिएट करने का तरीका देखा था कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब जावा स्ट्रिंग में हमारे पास क्या लॉजिक है, चलिए वो देखते हैं। तो जावा स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आता है हमारे पास कि मैं इसकी लेंथ पता कर सकता हूँ कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास 3, तो इसको कैसे पता करेंगे हम, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं हम कि हम सिस्टम डॉट प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर s डॉट और यहाँ पर लिखूँगा मैं लेंथ, तो इससे हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी। सो यू कैन सी यार हमारे पास 3 लेंथ है इसकी, मतलब 3 कैरेक्टर्स है एक तरीके से स्ट्रिंग के अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। लाइक मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यू कैन सी यार हमारे पास ये लोअर केस में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ s डॉट अपर केस टू अपर केस का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं लोकेट डॉट रूट को यहाँ से हटाता हूँ और यू कैन सी है हमारे पास ABC अपर केस आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास लोअर केस होता है, ट्रिम होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कोरकेटिनेशन क्या होता है कि हमारे पास प्लस का यूज़ करके, लाइक हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग B और डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग B = लाइक DEF, यू कैन सी है हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स डिफाइन कर दिया है। इनको मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाए आपस में, कोरकेटिनेट हो जाए, तो कोरकेटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं हम बाय प्लस ऑपरेटर। तो मैं डायरेक्टली इनको कोरकेटिनेट करके और डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा S + B,
तो इससे क्या हुआ, ये प्लस तो हमारे पास एडिशनली परफॉर्म होता था, लेकिन कॉन्कैटिनेशन के लिए भी हम प्लस का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो यू कैन सी हियर ABCDEF हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पे आ चुका है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है डॉट कॉनकैट का यूज़ करके भी हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं कि एस के अंदर कॉन्कैटिनेशन कर दिया बी का, तो यू कैन सी हियर हमारे पास आउटपुट फिर भी सेम ही आएगा। तो ये थे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस। बाकी बेसिकली स्ट्रिंग के बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि हम लेटर वीडियोस में जब हम चीज़ों को क्रिएट करेंगे तब हम देखेंगे। आगे आती है हमारे पास मैथ, जावा मैथ एक हमारे पास कह सकते हैं क्लास है जावा के अंदर जिसका यूज़ करके हम मैथ के कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं करता हूँ सबसे पहले कमेंट, और हम जावा मैथ को समझते हैं यहाँ पर। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट a इक्वल टू 5 लेता हूँ, इंट b इक्वल टू 6 लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो चीज़ें क्रिएट कर ली है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं उसके बाद अगर दोबारा लिखते हैं तो वो सही है, कोई स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इस तरीके से भी नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर इन दोनों में से मुझे प्रिंट चाहिए। तो मैं लाइक ग्रेटर देन का यूज़ भी कर सकता हूँ, बट वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमें आउटपुट में देगा ट्रू और फॉल्स। मैं चाहता हूँ इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ मैथ, और ये जावा डॉट लाइक डॉट मैथ्स का यूज़ करेगी डॉट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैक्स, और इसमें से मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी ए और बी, कि दोनों में से जो ग्रेटर है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। सो यू कैन सी हियर 5 और 6 में से हमारे पास ग्रेटर है 6 विच इज़ जो कि हमारे पास प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हमारे पास होता है मिन, इस तरीके से हमारे पास होता है मिन। तो मिन हमारे पास क्या करता है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको वो प्रिंट करके हमारे पास शो कर देगा, लाइक 5। और ऐसे ही हमारे पास और भी तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं मैथ में, जाके मैथ डॉट रैंडम, हमें रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, मैथ डॉट रैंडम। अगर मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करता हूँ मैं तो हमारे पास कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है यहाँ पर। सो यू कैन सी हियर हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट उसका है, ये नंबर हमारे पास होता है 0 से 1 के बीच में। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं केवल लाइक चाहता हूँ कि ये आउटपुट में मुझे केवल 1 दे, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में आउटपुट दे, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता हूँ इसको। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ चुका है बाहर की साइड। अब मैं चाहता हूँ कि ये केवल मुझे फर्स्ट नंबर गेट करे, तो फर्स्ट नंबर गेट करने के लिए क्या करेगा, हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट कैसे करेंगे, मैं इसको इंट में टाइप कास्ट कर देता हूँ यहाँ पर लाइक दिस। अब ये क्या हुआ, ये इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया। इंटीजर में टाइप कास्ट होने का मतलब है ये केवल इसके इंटीजर पार्ट को प्रिंट करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुका है, यू कैन सी हियर। अब मैं जितनी बार भी इसे रन करूँगा तो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होगा, लाइक यहाँ पर 5 फिर 0 और फिर 4, लाइक रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। और मुझे 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूँगा, और यहाँ पर हमारे पास 94, 56, 10, 56, 86 अलग अलग नंबर यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास बेसिकली मैथ का यूज़। मैथ के और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जब जब हमें यूज़ पड़ेगी उनकी तब हम उनका यूज़ कर लेंगे। लाइक मैथ में हमारे पास सीर ऑपरेशन भी होता है, ABS ऑपरेशन भी होता है। इन चीज़ों को हम देख लेंगे जब हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई ना कोई कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगली चीज़ देखते हैं बूलियन को मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था जावा बूलियन के बारे में, कि वो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, ट्रू और फॉल्स को मैनेज करने में। तो ये था हमारे पास बेसिकली जावा के कुछ बेसिक्स चीज़ों को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। तो जिसके अंदर हमारे पास हमने काफ़ी तरह की चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से हम प्रिंट परफॉर्म करते हैं, कमेंट्स होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, टाइप कास्टिंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ऑपरेटर्स होते हैं, और स्ट्रिंग होती है हमारे पास, मैथ होते हैं, बूलियन होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इनके आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी देखेंगे, फ्यूचर वीडियोज़ में। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।